अवलंबन और आत्मसम्मान, इन सभी विषयों के इर्द गिर्द ही सारी गतिविधियां संगठन हमेशा आयोजित करता रहा है। अ, इसकी कार्यकारिणी की अगर हम रचना देखें तो त्रिस्तरीय कार्यकारिणी रहती है, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रांतीय और जिला स्तर पर। लेकिन बात कार्य पद्धति की करें तो उसकी एक रूपता ही संगठन की पहचान है। और 15 मई विश्व परिवार दिवस है, और इसी दिन एक दुर्लभ संयोग है कि इसी दिन भारतीय स्त्री शक्ति की स्थापना हुई। तो ये दिन संगठन के लिए सिर्फ तिथि नहीं है, ये हमारे उद्देश्य, हमारे संकल्प, उनको स्मरण कराने का एक प्रेरणादायी अवसर है, जिसका हम सभी प्रतिवर्ष लाभ लेते आए हैं। तो परिवार दिवस होने के कारण विगत कुछ वर्षों से भारतीय स्त्री शक्ति ने परिवार केंद्रित ऐसे आयोजन इस दिन करना प्रारंभ किया है, और कुटुंब प्रबोधन है, इस तरह के आयोजन करते आए हैं। पिछले वर्ष आदर्श दंपत्ति का साक्षात्कार की जो श्रृंखला थी, उसमें प्रत्येक शाखा ने आदर्श दंपत्ति के साक्षात्कार लिए, और केंद्रीय स्तर पर कानिटकर दंपत्ति का जो साक्षात्कार रहा, वो देश में सर्वाधिक लोगों ने देखा और सुना और साथ ही सराहा भी। इस वर्ष हम युवा शक्ति को साथ में लेकर ये आयोजन करने जा रहे हैं, और उसका उद्देश्य यही है कि युवाओं के बीच में जो परिवार के प्रति संवेदनशीलता है उसका विकास करना। क्योंकि जीवन शैली, तकनीक, करियर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रभाव में पारिवारिक संबंधों और जिम्मेदारी दोनों की दृष्टि परिवर्तित हो रही है। और ये जो परिवर्तित दृष्टि है, ये जो परिवर्तन है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव युवाओं की सोच, जीवन मूल्य और उनके सामाजिक व्यवहार, इन सब पर वो पड़ रहा है। तो इन्हीं विषयों को लेकर आज ये परिचर्चा रखी गई है। तो इसके लिए मैं कुछ अनुग्रह आपसे करना चाहूंगी। ये कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले एक विनम्र आग्रह सबसे है कि हम सभी इस आयोजन में पूरे धैर्य के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ युवाओं की सोच, उनके विचार और उनके चिंतन को सुने और समझें। आज हम विशुद्ध रूप से श्रोता के रूप में उपस्थित रहें, तो अपने मोबाइल को म्यूट रखें। और 1 घंटे की अवधि का पूरा ये हमारा कार्यक्रम होने वाला है। तो 1 घंटे सबसे विनम्र निवेदन है कि पूरे कार्यक्रम को हम लोग सुने और उसका आनंद लें। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है और जो सूत्र संचालन करने वाले हमारी दिविता जी हैं, उनका परिचय देने के लिए मैं हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वर्षा जी तावड़े से अनुरोध करती हूँ। हमारा वो प्रस्तावना रखेंगी, उसके बाद परिचर्चा चलेगी और अंत में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो इसका समापन करेंगी। ये बहुत छोटी सी श्रृंखला है कार्यक्रम की, पूरा बहुत कम बिंदु है। आप आराम से इसका सब सुनेंगे और आनंद लेंगे, ऐसी अपेक्षा है। वर्षा जी, आपसे आग्रह है, कृपया भूमिका। धन्यवाद किरण जी। आपके जैसे ही हम सभी उत्सुक हैं आज के युवा के मन में क्या क्या विचार है परिवार के विषय में। तो सच में अप- आज का युवा कल के परिवार के बारे में क्या सोच रहा है, या आज के बच्चे 50 साल के बाद उनको किस तरह का परिवार मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम सबके मन में हैं, और उसी को सुनने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है कि आज का पूरा पैनल डिस्कशन पूरे युवा ही चलाने वाले हैं। जैसे डॉक्टर दीविता है, आप खुद असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ है। आप नेशनल महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर में पढ़ाती है, और आप पूरा इस आज का पैनल डिस्कशन कंडक्ट करने वाली है, कंपेयरिंग करने वाली है। हम सब जानते हैं कि पूरी फैमिली हर कुछ सालों बाद इवॉल्व होती जा रही है, और अभी भी आज तो हमें लग रहा है कि एक सेफ्टी नेट करके हम उसकी तरफ देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वैल्यूज कुछ है फैमिली के, जिसके कारण आज तक तो फैमिली बनी हुई है। आगे जाकर अपने बच्चों को किस तरह से आगे की फैमिली मिलने वाली है, ये देखना हम सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। भारतीय स्त्री शक्ति जब हम कहते हैं कि ये स्त्रियों के प्रश्नों पर काम करती है और परिवार को
समाज का एक मूलभूत घटक मानती है। तो इसके कारण ही हमें लगता है कि आज का जो हम दिन, स्थापना दिन भी है और विश्व परिवार दिन भी है, तो इतना सुनहरा मौका तो शायद ही किसी संगठन के जीवन में आता होगा। और भारतीय स्त्री शक्ति का ये विश्वास है कि फैमिली, परिवार का आगे का फ्यूचर, ये इस बात पर निर्भर रहेगा कि हर परिवार में वहां की महिला को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। उसके ऊपर परिवार का आगे का फ्यूचर, आगे का भविष्य, ये तय होने वाला है। ओवरऑल समाज में भी शायद यही परिस्थिति रहेगी। और ऐसे बोलना शुरू करें तो बहुत कुछ हमें, हमारे भी मन में आ रहा है, लेकिन आज हमें युवाओं का सुनना है, इसलिए मैं यहाँ पर रुकूंगी। और दिविता जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना पैनल डिस्कशन शुरू करूं। दिविता जी। धन्यवाद वर्षा जी। आज 15 मई इंटरनेशनल फैमिली डे के अवसर पे हम जिस विषय पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं, फैमिली, वो ऐसा विषय है जिससे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हर इंसान कनेक्ट कर सकता है। फैमिली वो जगह है जहाँ सबसे पहले हमने बोलना, लड़ना, मनाना, हंसना, प्यार करना सीखा है। और जैसे कि वर्षा जी ने कहा कि फैमिली हमेशा से इवॉल्व हुई है, इट इज़ अ डायनामिक इंस्टीट्यूशन। तो इसीलिए फैमिली में कई बदलाव आए हैं। जॉइंट फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई है, डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस की जगह मोबाइल स्क्रीन्स ने ले ली है। और आज के युवा, हम ये सोचते हैं कि साथ में रहने के साथ साथ हम अपनी स्पेस भी चाहते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी भी चाहते हैं फैमिली में। इसीलिए फ्रीडम के साथ साथ इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए, करियर के साथ साथ कंपेनियनशिप भी चाहिए। इसीलिए कई मुद्दे हैं जिस वजह से आज हम इंटरनेशनल फैमिली डे की ये चर्चा कर रहे हैं। और आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ 4 युवा पैनलिस्ट्स उपस्थित है जो अपने विचारों और अनुभवों से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी पहली पैनलिस्ट है ऋतुजा केदारे जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात में जूनियर रिसर्च ऑफिसर इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। मानव व्यवहार, इमोशनल पैटर्न्स और कंटेम्प्रेरी सोशल डायनामिक्स पर इनकी अंडरस्टैंडिंग चर्चा को एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करेगी। हमारी दूसरी पैनलिस्ट है रश्मि सावंत जी, ऑथर, एंटरप्रेन्योर, यूथ एक्टिविस्ट। युवा पीढ़ी, बदलते सामाजिक विचार, इंडिविजुअलिटी और मॉडर्न रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव्स पर इनके विचार कंटेम्प्रेरी यूथ डिस्कोर्स को गहराई से रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे तीसरे पैनलिस्ट है अथर्व शर्मा जी, जो शारदा समूह मध्य प्रदेश के निर्देशक है। शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और युवाओं की इवॉल्विंग एस्पिरेशंस के साथ उनके निरंतर जुड़ाव के कारण परिवार, समाज और नई पीढ़ी के बदलते दृष्टिकोण पर उनका पर्सपेक्टिव विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे चौथे पैनलिस्ट है डॉक्टर शुभ गुप्ता, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है। टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, एजुकेशन और चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस पर उनका इंटरडिसिप्लिनरी वर्क ये कंटेम्प्रेरी फैमिली स्ट्रक्चर्स, रिलेशनशिप्स और जनरेशनल शिफ्ट्स को समझने के लिए एक गहन सामाजिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। आज की चर्चा कॉन्वर्सेशनल होगी, इसमें कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। उद्देश्य है एक दूसरे को समझना, सुनना और शायद थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट भी करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पैनल डिस्कशन से। मैं अपने सभी पैनलिस्ट की इस ऑनलाइन मंच पे उनका स्वागत करती हूँ और बढ़ते हैं हमारी पहली सेगमेंट की ओर। तो आज का पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर शुभ गुप्ता से कि आज क्या फैमिली की परिभाषा बदल रही है और अगर हाँ तो किस तरह से? पहले तो सभी को धन्यवाद, मेरा सादर नमस्कार। आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी दुविधा जी। जी आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपकी जी। तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि फैमिली जो है हर समय पे अलग अलग तरीके से चीजों को अडेप्ट करी है, क्योंकि फैमिली एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमको बहुत पुराने समय से देखने को मिलता है।
और जब से शायद मानव सभ्यता चालू हुई तब से देखने को मिलता है। तो फैमिली हम आज कैसे देखते हैं या ज्यादा जरूरी है, फैमिली एक बायोलॉजिकल यूनिट ही नहीं है। फैमिली एक सोशल यूनिट है जो कि बच्चों की सोशलाइजेशन से लेके बच्चा जब पैदा होता है तो वो कैसे बिहेव करेगा, माँ का क्या रोल रहेगा, पिता का क्या रोल रहेगा, दादा का क्या रोल रहेगा, दादी की क्या रोल रहेंगे, इन सबको ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट सोशलाइजेशनल यूनिट जो बनता है वो फैमिली बनता है। और फिर वहां से बच्चा बड़ा होता है, वो एजुकेशन की तरफ जाता है, वो स्कूल जाता है, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो पहले फैमिली में गई। उसके बाद हमने स्कूल को भी एक रोल दिया कि स्कूल भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेगा बच्चों को सोशलाइजेशन सिखाने के लिए। और ये सोशलाइजेशन आगे बढ़ता है, बच्चे बड़े होते हैं और फिर वो बाहर भी देखते हैं, उसके मित्र बनते हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली जो है हमेशा एक कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं रही है भारत में। जैसे जैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बदली, समय के साथ में फैमिली बाहर भी गई, कोई बाहर काम करने गया, लेकिन एक संपर्क बना रहा। लेकिन जब हम आज बात करते हैं, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा, जब हम आज बात करते हैं कि डिजिटल स्पेस में परिवार कैसे बदल रहे हैं, परिवारों की भूमिका कैसे बदल रही है, हमको ध्यान में होगा कई लोग इसकी काफी क्रिटिक है कि डिजिटल स्पेस से काफी फैमिली दूर हो रही है। मेरा इसमें थोड़ा डाइवर्स ओपिनियन भी है कि फैमिली का काम सिर्फ हम एक घर से नहीं देखना चाहिए। फैमिली हाँ एक घर में होता है, एक फैमिली एक चार दीवारी में बड़ी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद फैमिली ग्रो करती है। लेकिन आज जो है वो चार दीवारों की बेड़ियां तोड़ चुकी है फैमिली, मेरे को लगता है ऐसा। और मेरी ऐसी रिसर्च भी फाइंड करती है कि फैमिली जो है वो काफी कनेक्टेड भी फील करती है। जैसे हम व्हाट्सएप पे बात भी करते हैं, लगातार अपने देश विदेश में फैमिली मेंबर से बात करते हैं, तो एक वाइडर कनेक्टिविटी है। लेकिन वाइडर कनेक्टिविटी होने के बावजूद भी क्या हमारे रिलेशनशिप्स में वो डेप्थ है? प्रश्न ये आता है, क्या मैं खुल के अपने विचार बता पा रहा हूँ लोगों को? तो पुराने विचारकों ने बताया कि कहीं फैमिली कॉन्स्टेंट्स भी रखती थी। फैमिली जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो लोगों को कंट्रोल करता था, सोशलाइज करने में हेल्प करता था। लेकिन आज जो डिस्कशंस है सोसाइटी में, एक इंडिविजुअल को लेकर भी है कि मैं फैमिली में कैसा फील करता हूँ, मैं कैसा फील करती हूँ, मेरे को कितनी स्पेस मिली है इस परिवार में, क्या मेरी बात सुनी जा रही है, क्या मेरी बातों को ध्यान दिया जा रहा है, क्या मेरे प्रति लोग कंपैशनेट हैं, अगर मैं अपनी समस्या किसको बताऊं। तो ये सारे हमारे सामने ये प्रश्न खड़े होते हैं। नो डाउट फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे समाज का, जो कि बच्चे से पैदा होने से लेके स्वास्थ्य की समस्याओं से लेके जीवन के हर आयाम में आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है। और हम हर जगह इसको फैमिली को यूज भी करते हैं, जैसे विचार परिवार, हमारा अपना परिवार। तो परिवार एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है भारतीय समाज और चिंतन में। और मेरे को लगता है कि समय के साथ ये बदल भी रहा है, लेकिन अडॉप्ट भी कर रहा है समय के साथ में। और समाज में हम देख रहे हैं कि फैमिली स्ट्रांग भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि वीकन ही हो रही है डिजिटल आने से। थैंक यू। धन्यवाद शुभ जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि चार दीवारों से ज़्यादा वाइड फैमिली का कॉन्सेप्ट आज हो रहा है। इसी से आगे बढ़ते हुए मैं रश्मि जी से अगला सवाल पूछना चाहूँगी, तो कि क्या फैमिली केवल ब्लड और मैरिज से बनती है, या जैसे शुभ जी ने कहा कि इट इज़ अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट? तो मुझे ये लगता है कि ट्रेडिशनली भारत में जो फैमिली का सिस्टम रहा है वो ब्लड से बहुत ही एक गहरा संबंध रखता था। पर अभी के समय में ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। आज के समय में बहुत सारे युवा जो भारतीय है वो अपने आप को इमोशनली क्लोज फ्रेंड्स, मेंटर्स, अडॉप्टेड रिलेशनशिप्स, जैसे कोई पशु हो, प्राणी हो, और कई बार जो सपोर्ट कम्युनिटीज होती हैं इन्हें भी फैमिली मानने लगी है। स्पेशली जो शहरों का सेटअप है वहाँ पे जहाँ पे माइग्रेंट्स हमेशा जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अक्सर वो अपने फ्रेंडशिप्स के दौरान से एक नया इमोशनल फैमिली क्रिएट करते हैं जहाँ पे दे कैन शेयर देयर स्ट्रगल्स। एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि अभी के समय में बायोलॉजिकल टाइज या शादी पे कोई लेजिटिमेसी इंडियन सोसाइटी नहीं दे रही है। देर इज अ लॉट ऑफ लेजिटिमेसी जो मैरिज और
जो ब्लड बायोलॉजिकल टाई है इसे दिया जाता है। जैसे कि पाश्चात्य देशों में कंप्लीट एक ऑल्टरनेटिव फैमिली सिस्टम स्ट्रक्चर एक तरह से मेन स्ट्रीम हो गया है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो जो अर्बन सेटअप में, शहरों में जो रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो अपने आप को अपने जो गांव में रहते रिलेटिव्स और फैमिलीज है उनसे भी एक तरह से नजदीकी महसूस करते हैं। पर एक साथ ही जो शहरों में अपने आसपास एक अलग कम्युनिटी भी बसाते हैं, तो दे आर इन दैट फेज कि ये दोनों चीजें करते हैं। पाश्चात्य देशों में वो जो एक ट्रेडिशनल बॉन्ड था बायोलॉजिकल टाइज के साथ, वो कंप्लीटली हटके ये जो एक नया सिस्टम है नया फैमिली बनाने का, उस पे वो चेंज हो चुका है। तो जैसे रश्मि जी ने बहुत अच्छे से एक कंपैरिजन किया है पाश्चात्य संस्कृति में जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, और अर्बन फैमिली के कॉन्सेप्ट में जो अंतर आया है माइग्रेशन की वजह से, कई और अर्बनाइजेशन से जुड़े फैक्टर्स की वजह से। तो इसी से आगे जाते हुए मैं अगला प्रश्न अथर्व जी से पूछना चाहूँगी कि रूरल और अर्बन फैमिलीज में आज सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखता है? आप म्यूट हो। अथर्व जी आप म्यूट हो। हाँ जी, भारतीय स्त्री शक्ति को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की, विश्व परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा दिव्यता जी ने पूछा है कि ग्रामीण और अर्बन में परिवारों में अभी क्या बड़ा चेंज हम देख रहे हैं, तो एक बड़ा अंतर है, केवल ज्योग्राफिकली भी नहीं देख सकते, परिवार की संकल्पना में भी बड़ा अंतर है। रिलेशनशिप की फंक्शनिंग में मैं देखता हूँ कि बड़ा अंतर हम लोग देख रहे हैं। ग्रामीण परिवार में मैं जैसे कि झाबुआ मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश के एक पश्चिमी छोर का एक छोटा सा कस्बा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ ट्राइबल ज़्यादा है, तो ये ग्रामीण परिवेश में इंटरडिपेंडेंस बहुत है। तो केवल इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के साथ ही नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ। यहाँ पर एक छोटी सी प्रथा चलती है कि न्याव बोलते हैं उसे, कि समस्या किसी भी कोई भी परिवार में हो तो वो पूरा गांव उसे सुलझाने के लिए एक साथ एकजुट होकर आ जाता है और उसके बाद फिर उसे सपोर्ट देता है। यही हम लोग देखें कि इंटरडिपेंडेंसी जो यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में हम देख रहे हैं, तो अर्बन में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंस चाहिए सभी लोगों को। तो आइडेंटिटी को लेकर हो गया, सभी की प्राइवेसी, करियर चॉइसेस, पर्सनल ऑटोनॉमी, इन सब को हम लोग देखते हैं। तो अर्बन सेटअप में मुझे ऐसा लगता है कि यह इंडिपेंडेंस वाला फील ज़्यादा आ रहा है। और आप, अगर मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ तो आपको एक बताना चाहता हूँ छोटी सी बात, कि हम देखते हैं एजुकेशन का जो सिस्टम है उसके अंदर भी ये चीज़ें कैसे, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट में गए हैं। तो छोटी सी चीज़ है कि आप सभी देखेंगे कि कक्षा पहली की जो किताबें रहती है उसमें इन्वायरमेंटल साइंसेस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें माय फैमिली का एक चैप्टर होता है। आप देखेंगे कि उस माय फैमिली के चैप्टर में हमेशा 4 लोग रहते हैं। अब अगर हम सीबीएसई की बात करें तो वो झाबुआ जैसे ग्रामीण परिवेश में भी सेम पुस्तकें चल रही हैं और दिल्ली में भी एक ही पुस्तक चल रही है। तो अगर हम लोग माय फैमिली की बात करें तो उसमें बताते हैं कि आपका एक पिता होते हैं, माता होते हैं, आपका एक भाई बहन होता है। तो हमेशा ग्रामीण परिवेश में हम लोग देखते हैं कि मतलब सामान्यतः हम लोग यहाँ पर फेस करते हैं कि जब जॉइंट फैमिली में बच्चा रहता है तो चाचा का फोटो फिर लगाना है नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पर चाचा, मामा, ताऊ सभी को अंकल और आंटी के रूप में ही देखा जा रहा है। तो एक बड़ा जो फिलोसफिकल चेंज देखा जा रहा है वो ऊपर से ही एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं, और ऐसे सामान्य परिवेश में हम लोग जो देख रहे हैं कि एक बड़ा अंतर, बड़ी खाई नजर आ रही है। तो यही एक विषय था कि ग्रामीण और अर्बन परिवेश में हम लोग जो देख रहे हैं इंटरडिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस। तो ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण परिवार में लोग स्टेबिलिटी को ज्यादा महत्व देते हैं और अर्बन में मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो आगे चलकर मुझे लगता है कि इन दोनों का समन्वय ही आगे ये फैमिली जो हमारा इंस्टीट्यूशन है इसे बचा कर रखेगा। तो हमारे पहले पैनलिस्ट जितने हैं उन्होंने जैसा कहा कि फैमिली ब्लड रिलेटिव्स
की ही केवल लोगों के एक समूह को नहीं कह सकते हम लोग। आजकल उसकी डेफिनेशन चेंज सच में हुई है। एक सपोर्ट, वैल्यू, स्ट्रेंथ, इन सब को देखकर एक फैमिली का निर्माण होता है। तो मुझे लगता है कि यह एक बड़ा अंतर आया है। बाकी ओवर टू यू। थैंक यू। दिविता जुड़पैया, देविता जी, दिविता, कैन यू उनको स्टार्ट? नेटवर्क का थोड़ा इशू है उनके यहाँ। उन्होंने एक मैसेज डाला है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो तो मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि परिवार में जो हमारे यहाँ पर अभी जैसे चेंज आया है कि जॉइंट फैमिली से हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज, कमिटमेंट से सिचुएशनशिप, और ऐसे जो बड़े एक चेंज आए हैं हम से लेके माई स्पेस तक, तो एक बड़ा जो सामाजिक परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है, उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फैमिली की डेफिनेशन में जो बड़ा बदलाव आया है, उसमें एक चीज जो है कि फैमिली का सोल जो है कि बिलोंगिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, ये सब चीजें नहीं बदली है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो पहले कहा गया है कि संग छद्वम संवदध्वम संवु मनांसी जानताम, जिसमें कहा गया है कि साथ चलो, साथ बोलो और एक दूसरे के मन को समझो। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे को मतलब केवल साथ रहना या साथ बोलने से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे के मन को समझना होगा। तो मॉडर्न फैमिली जो हमारी आज जो यूथ है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक दूसरे के मन को समझने की आवश्यकता है, और वो जो केवल ब्लड रिलेटिव्स नहीं, और भी जो लोग हैं, वो भी कुछ उनके फ्रेंड्स हैं, वो सब भी समझ सकते हैं। दिविता, आप आ गई क्या? दीपिका जी ने एक रिक्वेस्ट तो किया है कि उनको एंटर करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मंजू आप देख लो। वो आगे एक तो जैसे हमने ये विषय सॉरी ही मेरी इसलिए तरफ रखा है। हाँ, सॉरी क्या मेरे हुआ? तरफ नेटवर्क इशू हुआ थोड़ा। हम्म। हम आपका आगे जा सकते हैं पैनल डिस्कशन? हाँ हाँ, आपका चौथा सवाल आप पूछ सकते हैं। जी जी जी। तो जैसे कि हमने अभी रूरल और अर्बन फैमिलीज के बीच के डिफरेंस की बात की, अगला प्रश्न मैं ऋतुजा जी से पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, कई बार जीवन में हम शादी को नेचुरल नेक्स्ट स्टेप नहीं समझते, और कुछ लोग शादी नहीं करने का कॉन्शियस चॉइस भी करते हैं। तो आपके अनुसार इसके पीछे के कारण क्या है? जैसा अथर्व जी ने कहा कि आजकल के यूथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ आइडेंटिटी और करियर बिल्डिंग को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। युवा आजकल सोशल स्ट्रक्चर की जगह अपने खुद के जीवन में एक स्ट्रक्चर लाना, इस पे ज्यादा भर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेचुरल नेक्स्ट स्टेप नहीं, पर जब वो खुद तैयार हो जाएंगे, जब वो खुद को ऐसा समझेंगे कि नाउ आई एम रेडी फॉर अ फैमिली, तभी वो लोग विवाह का सोचते हैं, उसके पहले नहीं। और वो फैमिली के प्रेशर के अंडर आकर और बाकी सोसाइटी के प्रेशर के अंडर आकर शादी करना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो डिसीजन पोस्टपोन होता है। कई बार ये भी कहा जाता है हमारी पीढ़ी के बारे में कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इसीलिए हम शादी करने की डिसीजन मेकिंग को या तो डिले करते हैं। और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है शुभ जी से कि क्या ऑनलाइन डेटिंग ने आज के रिलेशनशिप्स को ज्यादा आसान बना दिया है या थोड़ा सुपरफिशियल बना दिया है? जी, पहले तो मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब बोला कि फैमिली ने फोर वॉल्स को ब्रीच किया है, इसका मतलब ये नहीं था कि फैमिली जो है डिसइंटीग्रेटेड हो गई है। मैं बस इसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि फैमिली जो है कनेक्टेड तो है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में अब मैं अपने चाचा के बेटे को भी देख पा रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है, उसको मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी देख रहा हूँ। पहले हम लोग शादियों की वीडियो देखते थे जब सब इकट्ठे होते थे, अभी क्या है कि हम लोग को रेगुलर अपडेट्स आते हैं
कि उसके साथ ऐसा हो गया, मेरी बहन के बच्चों के संग क्या हो रहा है, उसके क्या वो खेलने गया, फुटबॉल खेलने गया तो चोट लग गई, तो सब चीजें ध्यान में आती हैं। और मेरे को लगता है कि ये हमको रेगुलर अपडेट देता है कि मेरी बहन सिंगापुर में बैठी है, लेकिन उसके बच्चे क्या कर रहे हैं और वो क्या फील कर रही है, तो वो शेयर भी करती है काफी बारी कि यहाँ पे कैसा है क्या नहीं है। मेरा भाई नेदरलैंड्स में है मान लीजिए, तो वो भी बताता है कि वो क्या फेस कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि मतलब फैमिली और स्ट्रॉन्ग यूनिट बन गया है कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं है कि इससे ब्रीच हुई हैं चीजें। और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट सोशल यूनिट है, नो डाउट। और हम जब फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स पहले भी थे लोगों के, और युवा हमेशा नवयुवक ही रहा है। अमिताभ बच्चन एक समय पे युवाओं के मॉडल होते थे, आज कोई और युवाओं के मॉडल होंगे, और पहले विवेकानंद होते थे युवाओं के मॉडल। तो मॉडल चेंज होते रहते हैं समय समय के साथ में, लेकिन फैमिली अपना फंक्शन कभी नहीं छोड़ेगी, और फैमिली भारत में स्ट्रांग ही होती रहेगी, लेकिन अडॉप्ट करेगी, जिसमें इंडिविजुअल को स्पेसेस रहेंगे, इंडिविजुअल अपनी बात रख सकता है, और ज्यादा कनेक्शन हम लोग महसूस कर पाएंगे, ऐसा मेरे को देखने में मिलता है। और साथ में जब बात आई डेटिंग ऐप की, तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हम, मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और अब पढ़ाता हूँ, तो लगातार युवाओं से बात भी करते रहता हूँ, और लोगों के मन को भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो लगभग 500-600 लोगों को मैंने अपनी थीसिस के लिए सर्वे भेजा था। तो मैं फेसबुक पे और इन सब पे क्या इंटरेक्शन होता है इसको जांचना चाह रहा था। फिर मैंने उसमें एक प्रश्न ये भी डाला था कि उसमें एक सेपरेट सेक्शन था कि आप लोगों ने किसी में ऑनलाइन डेटिंग में कभी आपने एनरोल किया है क्या। तो उस 500 के सैंपल साइज में सिर्फ 25 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ हमने किया है। तो उसका डिटेल्ड आंसर लगभग 7 से 8 लोगों ने किया। फिर मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, डेटा एनोनिमस था नो डाउट। तो मैंने उनको पूछा यार तुम लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया। Even though the data was anonymous, but people are not ready to accept that they were on the online dating platforms. So there is a stigma कि मेरे पड़ोसी को नहीं पता चले कि मैं ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म पे हूँ, नंबर वन स्टिग्मा। देन ऑनलाइन डेटिंग रिलेशनशिप सुपरफिशियल है या फिर वो इजी कर रही है। तो देखिए हम लोग क्या पहले क्या था कि पंडित जी आते थे रिश्ता लेके, और वो पंडित जी जो है वो लोगों की कुंडली मिलाते थे और लोगों को मिलाते थे शादी करने के लिए। अभी क्या है कि शादी के पहले का ये एक जो डेटिंग कॉन्सेप्ट आया है, ये वेस्टर्न है, नो डाउट वेस्टर्न है। पहले भी लोग डेट करते थे, शायद 90s में भी करते होंगे, मैं जो मूवी से देखा हूँ सीखा हूँ। तो पहले भी लोग डेट करते थे, लेकिन ऑप्शंस इतने नहीं होते थे। आज की डेट में मैं दिल्ली के बच्चे जो है बेंगलोर में भी बात कर रहे हैं, मुंबई में भी बात कर रहे हैं, और यूके में भी बात कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी बात कर सकता है। इनफैक्ट मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि लोग चेस खेलते खेलते डेटिंग कर लिए। आपको ध्यान होगा कि एक सीमा करके एक लड़की जो है पाकिस्तान से जो भारत आई, उन दोनों की रिलेशनशिप कैसे आई, वो पबजी खेलते थे साथ में। तो पबजी खेलते खेलते दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप, और वो सीमा हैदर जो है वो भारत चली आई। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो पंडित जी का जो रोल होता था वो इन प्लेटफॉर्म ने ले लिया है, और प्लेटफॉर्म मीडिएटेड हो गए हैं। अब जो प्लेटफॉर्म जो मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आ रही है कि मेरे को अच्छा दिखना है, मेरे को ऐसे दिखना है। तो लोग सबसे अच्छी अपनी फोटो निकालेंगे, 500 फोटो खींचेंगे तो उसमें 4 फोटो डालेंगे। उसमें फिर लोग झूठ भी बोलते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली कि जो बंदे ने कमिट किया था कि मेरी हाइट 5'10" है, लेकिन एक्चुअली उसकी हाइट 5'3" निकली। तो मैं उसको बात नहीं करी आगे, और फिर मैं चली आई। फिर रियल लाइफ इंस्टेंसेस में देखने को मिलता है कि कैसे लोग, जैसे पहले होता था लव एट फर्स्ट साइट, पिक्चर में दिखाते थे, आज प्रचलन है लव एट फर्स्ट स्वाइप, कि आप स्वाइप कैसे होंगे, उसके परफॉर्मेंसेस में आप कैसे जाएंगे। कहीं ना कहीं हम अपने पूरा एक डिप्रेसिंग सा माहौल दिमाग में रहता होगा लोगों के, और जितना मेरे अनुभव में आया है कि उनको बेहतर दिखने की होड़ चालू हो गई है कि नहीं मेरे को सबसे बेहतर दिखना है। इससे बहुत सारा हम, जैसे जिगमंड बॉर्मन इसके बारे में बात कर रहे हैं कि लिक्विड लव के बारे में, कि कैसे मॉडर्न रिलेशनशिप एक फ्रजाइल होती जा रही है, क्योंकि अब लोग कमिट नहीं करना चाह रहे हैं, वो कनेक्शन से बचना चाह रहे हैं। तो लैक ऑफ कमिटमेंट, और जो डेटिंग कल्चर जो ये विजुलाइज करवा रहा है कि कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, तो इससे रिलेशनशिप की डेप्थ भी खत्म हो रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम सोसाइटी के सामने है, और मैं ये देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी एक फेज में चल रही है। तो जो वेस्ट ने जो आज से 20 साल पहले जिया, वो आज हम लोग इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से एक संग बहुत सारा एक्सपोजर हमको मिला है हमारी सोसाइटी को। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो जिसको हम जेन जी बोलते हैं और जेन अल्फा बोलते हैं, मैं देख रहा हूँ उनमें थोड़ी मेच्योरिटी आ रही है, और वो समझ रहे हैं कि कैसे उनको इस सोशल वर्ल्ड को डील करना है, डिजिटल वर्ल्ड को डील करना है। तो काफी चेंजेस सोसाइटी में देखने को मिलते हैं मेरे को अभी। थैंक यू। थैंक यू शुभ जी। जैसे आपने कहा ऑनलाइन डेटिंग के कई पहलू आपने अच्छे से समझाए, और आपने एक बात कही कि कुछ लोग हैं
जो ये मानना नहीं चाह रहे सोसाइटी के सामने कि वो ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं। इसी से आगे जाते हुए हम अगला सवाल पूछते हैं। ऑनलाइन डेटिंग के लिए भले ही कुछ लोग हिचकिचा रहे हो सबके सामने एडमिट करने में, बट कुछ शादीशुदा कपल्स ऐसे हैं जो कॉन्शियसली पूरी सोसाइटी के सामने अपना डिसीजन बता रहे हैं कि वो चाइल्ड फ्री रहना चाहते हैं। दे आर चूजिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन। तो अगला सवाल मैं रश्मि जी से करना चाहूंगी कि जो कपल्स आज कॉन्शियसली नो चिल्ड्रन या स्मॉलर फैमिलीज की तरफ बढ़ रहे हैं, उन डिसीजंस के पीछे क्या कारण है आपके हिसाब से? वेल दिविता जी, मैंने अभी हाल ही में एक जोक पढ़ा था कि एक बड़ा रीजन कि क्यों कपल्स बच्चे नहीं चाह रहे हैं वो हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है। आज की डेट में जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो इंटरनेशनल सिलेबस के हो वगैरह के हो, वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट फीस चार्ज कर रही हैं। मैं जब स्कूल जाती थी तो सालाना हमारा फीस 8,000 10,000 हुआ करता था। अभी तो कुछ ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे हर महीने 1 लाख 1.5 लाख देने पड़ते हैं। और सस्ते से सस्ते स्कूलों में भी लाखों की फीस होती है सालाना। तो आई थिंक हर कोई माँ बाप यही चाहता है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट दे, पर अभी की कंडीशंस में वो एक बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड लिविंग एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीजन है कि बच्चे नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक अर्बन स्ट्रेस और लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम बन रहा है अर्बन सेटिंग में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ की नानी, मेरी पर नानी हमारे साथ रुकी थी। मेरी नानी भी हमारे साथ रुकी थी, तो बहुत ही एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। ना केवल नानी पर नानी, तो ऐसे देर वर टू पीपल जो सिर्फ मेरी माँ और मेरा ख्याल रख रहे थे जब मैं पैदा हुई थी। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम बनता था पहले। अभी तो अर्बन सिस्टम ऐसा है कि अम, बच्चा पैदा हुआ तो मैटरनिटी लीव बहुत कम होती है, उसके बाद तो आपको बच्चे को आप छोड़ भी नहीं सकते हो, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। बेहतरीन कुछ होते हैं कंपनीज जहाँ पे आपकी एक बच्चों की नर्सरी होती है ऑफिस में, बट ये हर किसी संस्था में होती नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये और एक अर्बन स्ट्रेस है, वो एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो एंसिलरी आउटलाइंग कंडीशंस है, ये मुझे नहीं लगता कि ये सबके रीजंस है। सबके रीजंस कॉस्ट ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं इक्के दुक्के जो अपने करियर एम्बिशंस की वजह से या कंसर्न फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल टाइम एंड फ्रीडम, इसके चलते भी नहीं करना चाहते हैं। बड़े सारे ऐसे भी कपल हैं जो चाहते हैं कि जब तक हम इमोशनली और फाइनेंशियली स्टेबल ना हो तब तक हम माता पिता नहीं बनना चाहते हैं। कई बार ये तब तक हो जाता है कि कोई 30 35 से भी ऊपर हो जाए, जिसके बाद बच्चा होना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई कपल्स के लिए। जब वो डिसीजन लेते हैं कि उन्हें बच्चे चाहिए, तो वो एक जिस जिस एज में इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, तो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि ये सब है, पर इसके बावजूद भी भारत में जो एक पेरेंटहुड है ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यू होल्ड करती है। दो बच्चे ना सही, एक बच्चा तो हर कपल का, शादीशुदा कपल का लगभग होता ही है। सो हो सकता है कि फैमिली की साइज कम हो रही है, पर जो एक इमोशनल इम्पोर्टेंस है बच्चों का एक शादीशुदा कपल की जिंदगी में, वो अभी भी भारत में बरकरार है। जी, बिल्कुल आपने इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल सारे फैक्टर्स बताए क्यों कई कपल्स या तो रिलक्टेंट है या दे आर कॉन्शियसली चूजिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन। और ऐसा भी समझा जाता है कि स्पेशली विमेन समटाइम्स टेक द इनिशिएटिव टू मेक दिस चॉइस, क्योंकि
ये समझा जाता है कि मैरिज का और पेरेंटहुड का की अधिकतर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे ज्यादा आएगी। तो मैं ऋतुजा जी से पूछना चाहूंगी कि क्या ये सच है? क्या आज भी लड़कियों को या महिलाओं को ये महसूस होता है कि विवाह में सबसे ज्यादा समझौते और सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आने वाली है? यस यस डेफिनेटली। जो भी मेरे कलीग्स है, फ्रेंड्स है, उनके साथ इसके बारे में बात करते वक्त भी ऐसा समझ में आता है कि महिलाओं को लगता है कि हमें ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार से नहीं पर सोसाइटी से हमें वही सीख मिली है। और ऐसा चलता आ रहा है कि वी टेक द सरनेम ऑफ आवर हस्बैंड, वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली। हम दोनों मिलके फैमिली शुरू नहीं कर रहे हैं, पर हम उनके फैमिली का एक पार्ट बन रहे हैं। तब महिलाओं को लगता होगा कि थोड़ी कहीं पे आइडेंटिटी कहीं पे फेड होती जा रही है। पर आजकल ये कम हो रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप या मैरिज में इक्वालिटी बढ़ रही है, बाउंड्रीज की बातें हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है, हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं परिवारों से, तो वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। पर जैसा आपने बोला, चाइल्ड बेयरिंग और संभालना और संस्कार और उन बच्चे को बड़ा करना, ये सब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं पर ही, महिलाओं को ऐसा लगता है कि उन पर ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ऋतुजा जी ने कहा कि महिलाओं को लगता है जस्ट कि वन मोर पॉइंट आई जी वुड लाइक टू ऐड। जी 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 और एक ऐसा मत है कि women handle career and family both, and men are supposed to focus only on the career। ये भी अब बदल रहा है, थोड़ा चेंज आ रहा है इसमें। जी, जैसा बिल्कुल आपने कहा कि मेनी women feel that the entire responsibility of marriage and childbearing lies on their shoulders। वैसे ही मैं अगला सवाल शुभ जी से पूछना चाहूंगी कि क्या पुरुषों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर एक प्रोवाइडर प्रेशर है, जिसके वजह से वो वल्नरेबिलिटी या इमोशनल एक्सप्रेशन या मेंटल हेल्थ पर भी अपने खुलकर बात नहीं कर पाते? जी, तो पहले तो मैं जो पुराना प्रश्न था उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं एक ट्विटर पे मैं कोई चीज पढ़ रहा था कि एक जोक काइंड ऑफ था कि अगर भारत में अगर अरेंज मैरिज का सिस्टम ना हो तो भारत के 50% पुरुष जो है वो अविवाहित रह जाएंगे। तो उस पर काफी डिस्कशन था उस थ्रेड पे, तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। तो इन अ सेंस मैंने पढ़ा, फिर आगे लोग ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि जब एक कॉलेज में लड़का होता है तो वो कैसे प्रोमिस करता है कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, बट जब वो शादी के रिलेशनशिप में आता है तो मैन चेंज। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया, जब वो एक प्री मैरिज जो मैन था अब वही इंडिविजुअल चेंज हो जाता है। तो ऐसा सोचना भी कई लोग बोलते हैं कि अरेंज मैरिज नहीं हो तो शायद भारत के 90% या 80% पुरुष अविवाहित रह जाए। तो मैं थोड़ा सा इसे डिसएग्री करा उसको देख पढ़ने के बाद, पूरा और एनालाइज करने के बाद। और फिर मैन के ऊपर फिर नेचुरली जैसे कि उसका बिहेवियरल चेंज क्यों आया, एक रीजन ये आता है कि पहले जो एक शादी से पहले एक पुरुष है और शादी के बाद पुरुष है वो सेम पुरुष है, और महिला वो ऑब्जर्व कर रही है कि यहाँ पर उसका एकदम से एक परिवर्तन आ गया जब वो परिवार के सामने आया। तो बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। और मैं जब देखता हूँ अपनी बहनों को बात करते हुए, अपने आसपास जो फ्रेंड्स हैं, जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनकी बातें मैं सुनता हूँ तो वो बड़े कंपैशनेटली एक दूसरे से बात करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हैं कि वो किस समस्या से गुजर रही है। और महिलाओं के विमर्श पे काफी काम भी हुआ है कि, और लंबे समय से काम हुआ है। एक लंबे समय तक उनकी आवाज दबी रही और एक लंबे समय तक उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम हुआ है, उनको समझने की कोशिश करी गई है, फेमिनिज्म पे खूब काम हुआ है। लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें पुरुष जो है वो अपनी चीजों को लेके कम वोकल रहा है। जैसे हम देखते हैं आजकल काफी सुसाइड्स पुरुषों में बढ़ गए हैं, तो क्यों बढ़ गए हैं? क्या वो ऐसा है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? पहले पुरुष शायद, मतलब मैं बस सोच रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा था, तो शायद मैं कहीं आर्ग्यूमेंट में गलत ना हूँ, लेकिन फिर भी मैं बैलेंस रूप में इसको बताना चाहूंगा
कि पहले पुरुष को कभी भी ये घर का प्रेशर नहीं रहता था, तो वो हमेशा जो प्रोवाइडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं नीड्स टू बी मैस्कुलिन एंड वो मैस्कुलिन परफॉर्मेंस की मेरे को क्रिएट करना है, इकोनॉमिकली क्रिएट करना है, तो वो हमेशा आउटवर्ड लुकिंग एक तरीके से उसको प्रोजेक्शन था। लेकिन जैसे ही उसका इनवर्ट प्रोजेक्शन आना चालू हुआ, उसके इमोशनल डिस्ट्रेसेस आने चालू हुए, क्योंकि पुरुषों के बीच में जो ज्यादा बात होती है कि अरे ट्रम्प ने ये कर दिया, सेंसेक्स वहां चला गया, आज मार्केट ऐसे हो गई, ऐसे हम बहुत सारे जोक्स भी सुनते हैं बॉलीवुड में और हर जगह कि पुरुषों के बीच में क्या डिस्कशन होता है और महिलाओं के बीच में क्या डिस्कशन होता है, घर में खाना क्या बनेगा इसकी चिंता नहीं है, लेकिन ट्रम्प ने कुछ कहा उसकी चिंता ज्यादा पुरुष आपस में बात करते हुए करते हैं। तो मेरे को लगता है कि पुरुष इमोशनली धीरे धीरे इमोशनली अनअवेलेबल हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उन वो अपने इमोशंस शेयर करना नहीं जानते, बहुत कम लोगों से शेयर करते हैं। जैसे कि मैं खुद अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अपनी बातें कैसे बताऊँ लोगों को। मेरे को नहीं समझ में आता कि मैं क्या वोकैबुलरी यूज करूँ। मेरे को कुछ अच्छा लगा बुरा लगा तो मैं ठीक है आगे बढ़ते हैं, लेट गो। तो कई साइकोलॉजिस्ट इसमें बात करते हैं, जैसे रुतुजा जी अच्छा बताएंगी उसमें कि आप कब तक कारपेट के अंदर चीजें डालते रहेंगे। लेकिन पुरुष ऐसे ही फंक्शन कर रहे हैं बहुत लंबे समय से कि उनके साथ कोई भी दिक्कत हो रही है तो अपनी फैमिली तक नहीं आने देना, ये हमको शायद बचपन से ट्रेन किया गया है। मैंने अपनी शायद बहुत रेयरली मैं अपनी फीलिंग्स को बताया हूँ, तो वो मेरे अंदर बड़ा इनग्रेन हो चुका है कि नहीं मेरे को कुछ भी हो स्ट्रगल करना है और बताना नहीं है। तो ऊपर से भी जब एडिट प्रेशर होता है, फिर वाइफ है, मदर है, या फिर और अन्य लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमसे बहुत ज्यादा होती हैं। और परिवारों में भी हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम वाइफ और मदर के बीच में एक बैलेंस बना के रखें। तो उस बीच में बैलेंस कौन बनाएगा? देखिए वाइफ की अलग डिमांड है, मदर की अलग डिमांड है, दोनों की डिमांड है, दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं एक हॉलीवुड की एक मूवी भी मैं देख रहा था द गर्लफ्रेंड करके, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि वाइफ कैसे सोचती है या गर्लफ्रेंड कैसे सोचती है और मदर इन लॉ कैसे सोचती है। बड़ा इंडियन सोप ओपेरा टाइप देखने को लगता है, आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा उसको देखने में। तो उसमें कहीं ना कहीं पुरुष कैसे बैलेंस करे और सारी परफॉर्मेंसेस को वो कैसे मैनेज करे, तो नेचुरली एक एंग्जाइटी निकल के आती है। और मेरे को लगता है कि परिवारों को पुरुषों के प्रति भी कंपैशनेट होने की जरूरत है। और जैसे एक समीर रैना करके कॉमेडियन है, उसने एक मूवमेंट रन किया हग योर फादर, अपने पापा को बताओ जाके कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो लोगों ने चैलेंज लिया कि अपने पापा को बता रहे आई लव यू, ऐसा करके लोगों ने काफी वीडियोस डाली। तो रेयरली हम देखने को मिलता है कि जो लड़के हैं वो बताते हैं पिता को, मम्मी को तो बता देते हैं, पिता को बताते हैं कि पापा मैं ये फेस कर रहा हूँ, या फिर मेरे से गलती हो गई, या फिर मेरे से। तो कहीं ना कहीं पुरुषों में ये इनग्रेन्ड है, लंबे समय से समाज ने इसे ट्रेन किया है। और ओवर अ पीरियड टाइम चेंज भी आ रहे हैं, समय भी चेंज नहीं आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तो पुरुष भी जो है सीख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है और क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं और बदलाव आ रहे हैं, लेकिन पुरुषों को भी एक सपोर्ट की जरूरत है और परिवार की जरूरत होती है। थैंक यू। जी बिल्कुल। एक और एप्रीहेंशन जो युवाओं के मन में रहता है शादी को लेकर खासकर, वो है पार्टनर के चॉइस या पार्टनर को के सिलेक्शन को लेकर। तो अब इससे जुड़ा सवाल मैं अथर्व जी से पूछना चाहूंगी कि क्या ये सच है कि बेटों को या लड़कों को पार्टनर सिलेक्शन में कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रीडम है? हाँ, मतलब मैं अभी तक जितना बड़ा हुआ हूँ, इतने टाइम से देख रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल रियलिटी ही है कि है उतनी फ्रीडम बेटों के लिए। मतलब ऐसा बोला जाता है कि हाँ देख लो, समझ लो, आराम से निर्णय ले लो। और लड़कियों के लिए कि भाई बड़े हो रहे हो आप, जल्दी से डिसीजन लो, तो लास्ट में एंड में कि बहुत लेट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो कॉमन डिस्कशन नॉर्मल फैमिलीज में होते हैं, तो वो बिल्कुल रियलिटी है कि बेटों को थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम है। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी मतलब अभी जो यूथ है वो थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, शादी को एक बहुत ही मतलब एक सोशल प्रेशर के रूप में नहीं लेते हैं कि भाई हाँ ये एक हमारा सिस्टम है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये कि बहुत सीरियस उनके लिए डिसीजन होता है। तो मुझे लगता है कि जो अभी बेटे हैं वो भी बहुत सारी चीजें सोचते हैं शादी के पहले। जैसा अभी शुभ जी ने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वो चाहते हैं पहले, फिर इमोशनली स्टेबल होते नहीं हैं, धीरे धीरे होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग आगे फैमिली बनाएंगे तो थोड़ा सा इमोशनली भी ऐसा होना रहेगा। अभी मतलब ऐसे सामान्यतः देखा जाए तो भाई लड़के ऐसा भी सोचते हैं कि किसी लड़की का अगर 50 लाख का पैकेज है, आप शादी.com पे देखोगे तो 50 लाख के पैकेज वाले पे, और लड़के का अगर पैकेज 15 लाख है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। भले ही लड़का कितना भी अच्छा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको चूज किया जाएगा। तो
जो ये प्रोवाइडर वाला प्रेशर है वो है ही। तो ऐसे ही मेरे दादा एक लाइन बोला करते थे स्टार्टिंग में कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब अगर आपका बेटा कपूत है तो फिर उसके लिए क्या धन संचय करना, उसके लिए धन क्यों इकट्ठा करना, वो तो बिगाड़ा ही करेगा। और अगर सपूत है, अच्छा लड़का है, तो फिर उसके लिए भी क्यों करना, वो अच्छा है तो वो कर ही लेगा खुद का। तो ये मुझे लगता है कि अभी युवाओं को और समझने की जरूरत है। बाकी यही मेरा पॉइंट है। जी जी, बिल्कुल आपने अच्छी तरीके से जो अलग अलग हमने देखी नियम बनाए हैं जो महिला और पुरुषों को महसूस होती है पार्टनर सिलेक्शन में। हमने कई चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सपेक्टेशंस अभी डिस्कस किए परिवार से जुड़े हुए, लेकिन इन सब बातों के बीच में एक प्रश्न लगातार बना ही रहता है कि इन सब बदलावों के बाद भी क्या परिवार आज भी हमारे इमोशनल और सोशल लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण आधार है? तो इस बात को आगे ले जाते हुए मैं ऋतुजा जी से पूछना चाहूंगी कि आज रिलेशनशिप्स बदल रहे हैं, फैमिली स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं जैसे कि हमने बात की, लेकिन क्या कंपेनियनशिप, केयर, लॉन्ग टर्म इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता आज हमें पहले से भी अधिक है? मुझे ऐसा लगता है कि पहले से अधिक तो है, पर वो अब ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है। आई नीड दैट कंपेनियनशिप, आई नीड दैट इमोशनल सपोर्ट, ये हम अपने पार्टनर को बता सकते हैं। और डेविड मैकलेलन की नीड फॉर एफिलिएशन एक हमारी बेसिक नीड्स में से है, बेसिक नहीं बोल सकते पर नीड्स में से है, जिसमें एफिलिएशन, एसोसिएशन, कंपेनियनशिप को एक ह्यूमन नीड बोला गया है। तो कंपेनियनशिप का और इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता बढ़ी है या नहीं, तो हाँ बढ़ी है, पर वो पहले से ही थी, वो अब एक्सप्रेस हो रही है। आजकल जैसे शुभ जी ने बोला, सोशल मीडिया, ऑनलाइन डेटिंग, सोशल मीडिया, ये सब आ रहा है। सोशल मीडिया की वजह से हम ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, पर ये कम्युनिकेशन हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है या नहीं वो पता नहीं। कम्युनिकेशन जरूर हो रहा है। सब लोग जो दूर रहते हैं, कजिन अमेरिका में रहता है, लंदन में रहता है, और अगर माँ बाप से अलग रह रहे हो तो उनसे कम्युनिकेशन होता है रोज, पर इससे कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये थोड़ा सा सुपरफिशियल होता जा रहा है। तो इसकी वजह से कंपेनियनशिप की आवश्यकता भी बढ़ने लगी है। बिल्कुल। तो मैं रश्मि जी से पूछना चाहूंगी कि अगर नई पीढ़ी अपने तरीके से परिवार की परिभाषा लिखे तो उसमें कौन से वैल्यूज सबसे महत्वपूर्ण होंगे? अ, तो मुझे लगता है कि अगर नई पीढ़ी, स्पेशली जो सिटी सेटअप में बड़े शहरों में रहने वाली एक पीढ़ी फैमिली को रीडिफाइन करेगी, तो मुझे लगता है कि जो एक एमर्जिंग वैल्यू वो रहेगी, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी, इक्वालिटी रहेगी, कि दोनों के बीच में एक तरह से समानता हो इन टर्म्स ऑफ distribution of रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इमोशनल सेफ्टी एक बड़ी बिंदु रहेगी। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, कि जो भी हो उसे साफ साफ तरीके से कम्युनिकेट करे। तो आई थिंक कम्युनिकेशन जो है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। पहले चीज़ों को समझ जाते थे, या एक एक्सपेक्टेशन रहती थी कि आप चीज़ों को समझ जाओ, कि कोई एक चीज़ को समझ जाए, पर मुझे नहीं लगता कि ये होगा। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी एक बिंदु है जो एक न्यू मॉडर्न फैमिली के ये रहेंगे कि हर चीज को दो जन या पूरी फैमिली इक्वली शेयर करे। फ्रीडम अलोंग विद अकाउंटेबिलिटी, आई थिंक मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई नए मूल्य हैं या नए तथ्य है जो पहले के फैमिलीज में नहीं रहे।
पहले के फैमिलीज में ये रहे हैं। मैं अपनी फैमिली खुद में देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, इक्वालिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पर जो एक नई पीढ़ी है इसे अलग परिभाषा में देखती है। जो हम हमारे घर में एक ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ इसे देखते थे, अब ये एक इंग्लिश वर्ड बन गया है, लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इमोशनल सेफ्टी, और इसकी परिभाषा सोशल मीडिया पे है। तो मुझे लगता है कि वही सारे तथ्य हैं जो हमारे ट्रेडिशनल फैमिलीज में रहे हैं, बट वो अभी इवॉल्व हुए हैं। ऐसा नहीं था कि पहले म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं था या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड नहीं थी, बट आई थिंक अभी इसे रीडिफाइन किया गया है। फ्यूचर फैमिलीज में जो हायरार्की का पहले स्ट्रक्चर था वो कम होते जाएगा, और एक तरह से पार्टनरशिप ओरिएंटेशन ज्यादा रहेगी, फ्लैट हायरार्की। पहले कोई दादा या नाना की बात को नहीं काटते थे। अगर दादाजी ने कुछ बोल दिया तो पिताजी भी उसे अपोज नहीं करते थे, बच्चे भी उसे अपोज नहीं करते थे। पर आई थिंक वो जो एक हायरार्कल सिस्टम रहा है वो नहीं रहेगा। युवा पीढ़ी यही चाह रही है कि रिलेशनशिप्स ऑथेंटिक हो और जजमेंट का जो एक डर है वो ना हो। अम, और ये एक मॉडर्न रीडिफाइंड फैमिली की परिभाषा होगी, जो ऐसा भी नहीं है कि बहुत अलग है और उसका आविष्कार अभी हुआ, पर एक बदलती परिभाषा में इसका अभी एक तरह से डिस्क्रिप्शन है। जी, बदलते परिवार की परिभाषा के बिंदु आपने जो बताए, अ, उसी को आगे ले जाते हुए अब हम आ गए हैं आज के पैनल डिस्कशन के आखिरी प्रश्न पे, जो मैं अथर्व जी से पूछना चाहूंगी कि अगर जैसे रश्मि जी ने कहा वो बदलती परिभाषा है, तो ऐसी कंपैशनेट फ्यूचर फैमिलीज के तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें आज कौन से बदलाव करने चाहिए? बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि रश्मि जी ने कवर की ही हैं, कि जो जजमेंट वाला पार्ट है वो हमारी फैमिली से हटना चाहिए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके, मतलब सोशल मीडिया से दो तीन चीजें तो अच्छी हुई है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी अब काफी ज्यादा एक्टिव हुए हैं, और कुछ चीजों में मुझे लगता है कि उनका व्यू बदला है। तो चाहे वो पार्टनर सिलेक्शन हो या और भी कोई चीजें हो, तो मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं हमारे घर के, उनका सबका भी अपना अपना ओपिनियन बदला है परिवार को लेके। और रही बात कि अब कैसे ऐसे मतलब ऐसी फैमिलीज और ऐसे हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इमोशनल सिक्योरिटी और सपोर्ट और स्पेस हमारा रहे, तो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया है उसका कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो है, कि हम लोग आपस में निरंतर बातचीत करते रहें। सबसे मेन बात यह है, क्योंकि मैं, जैसे कि मेरी दीदी की शादी हुई उसके बाद वो अभी हिमाचल के बीर बिलिंग में है, लेकिन मुझे लगता है कि डेली हमारी बातचीत होती है। तो जब हम साथ में रहते थे तो सबका अपना शेड्यूल रहता था, वो भी अपने कॉलेज जाना, स्कूल जाना, उसके बाद घर आना, तो फिर कम्युनिकेशन गैप बना रहता था, हमेशा बिजी रहते थे। लेकिन आजकल मैं धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि एक कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा लाइफ में पार्ट है, जो हमें, अगर उसको फैमिली को एक करके रखना है, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। तो जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी आई है, तो उसके उसे हम सही तरीके से अपना कर एक हमारे परिवार को सुदृढ़ बना सकते हैं। और दूसरी बात है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली बात जैसे रश्मि जी ने कही, तो मुझे लगता है कि दो जो जब हम लड़का ढूंढेंगे तब भी हमें ये बात ध्यान में आनी चाहिए। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि भाई अगर लड़की का 50 लाख का पैकेज है, तो फिर वो आ, लड़की का परिवार ऐसा चाहता है कि लड़के का भी उसके आसपास ही होना चाहिए, उससे कम होगा तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि ये सारे विषय समझने चाहिए। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो बात है, ये केवल एक नया शब्द नहीं है, पहले से ही ये चीजें चलती आ रही हैं समाज में। और
भारतीय समाज का एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बड़ा पार्ट है। उसके बाद जो सोसाइटल प्रेशर वाली जो चीजें हैं कि मेंस को ही प्रोवाइडर के रूप में देखना, और जो मतलब जितने भी पुरुष हैं वो लोग, ऐसा मुझे लगता है कि उन लोगों से कभी भी उन्हें इमोशनली एक्सप्रेस करना ऐसा सिखाया नहीं जाता है। और वही मुझे लगता है कि धीरे धीरे समस्या की जड़ मतलब बनती जा रही है। तो मुझे, जब न्यूक्लियर फैमिलीज में भी रहते हैं वो लोग, तो फिर कोई बात करने वाला ही नहीं होता, तो फिर बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और केवल अपने पार्टनर से ही सारी चीजें एक्सप्रेस करके और सोल्यूशन एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है कि ये भी जस्टिस नहीं होगा। तो हमेशा इमोशनल एक्सप्रेस करना सिखाना, तो ये लगता है मुझे कि पेरेंट्स के थ्रू आना चाहिए धीरे धीरे, और ऐसा घर में माहौल बनना चाहिए कि आपका बच्चा आपके साथ सारी चीजें एक्सप्रेस कर पाए। तो ये 2-3 चीजें मुझे लगता है, बाकी और कोई पैनलिस्ट इसमें ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है। और कोई पैनलिस्ट हमें बताना चाहेंगे कि आज क्या बदलाव करने चाहिए ताकि जो हमें फ्यूचर आइडियल फैमिली जिसको हमने डिस्क्राइब किया है, उस कंपैशनेट फैमिली तक हम पहुंच सके। मेरे को 1-2 पॉइंट्स इसमें जरूर ऐड करने का मन हो रहा था। जैसे कि हम लोग रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, तो मैं बस ये सोच रहा था कि रिस्पेक्ट कितनी जरूरी है। एक तो हमारी फैमिली में कांस्टेंट नेगोशिएशन चलता है कि मतलब हम लोग बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं। बाउंड्री ऐसा नहीं कि आज तेरी ये बाउंड्री है, तुमको इसी इसी दायरे में रहना है। बाउंड्रीज एक नेगोशिएशन है कि बच्चा देखता है कि अच्छा मैं चम्मच गिरा सकता हूँ, तो मम्मी डांटती है कि नहीं डांटती है, तो फिर वो प्लेट गिरा के देखेगा, तो देखेगा कहाँ मेरे को डांट पड़ती है और कहाँ से मेरे को रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिलता है। फिर अच्छा तूने ये काम किया, तो रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। दूसरी बात, मैं जो अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ कि एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाना बच्चों को मेरे को लगता है बहुत जरूरी है। उससे एक इंडिविजुअल ग्रोथ भी होती है। सो व्हेनेवर देयर इज अ मेजर, जैसे मेरे को बचपन से शायद मैं क्लास 2 या 3 में होगा, मेरे को अपने घर की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता होता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हम लोग एक पार्टी है, मतलब एक यूनिट है, एक फैमिली एक यूनिट है। तो मेरे को पता होता था कि क्या डिसीजन लेना है। आज भी अगर मेरे को खर्चा करना है तो मेरे को ध्यान में आता है कि मेरे पिताजी ने मेरे को क्या सिखाया है। तो एक डिसीजन लेना सिखाना और एक रेस्पेक्ट दिखाना कि आपकी बात सुनी जाएगी। जैसे मैं छोटा था, शायद 5th या 6th में होगा, तब भी अपने पिताजी को कोई सुझाव दे सकता था कि मैं ये सोच रहा हूँ, आप ये करने जा रहे हो, तो शायद ऐसा होगा। तो एक एक लीडरशिप भी आती है बच्चों में, मेरे को लगता है, और साथ में कम्युनिकेशन भी बनता है। तो कम्युनिकेशन एंड रेस्पेक्ट कि मैं रिस्पेक्टेड फील करता हूँ अपनी फैमिली में। और मेरे शायद सारे भाई बहन, हम लोग बैठ के, मेरी 3 बहनें हैं, हम लोग के सबको सब कुछ पता है कि मतलब कि क्या डिसीजन हो रहा है घर में। अच्छा ये आया तो क्या, कैसे आया, क्या हुआ, किसने क्या कहना है, उससे क्या कम्युनिकेट करना है। तो हमारे में एक डिस्कशन चलता है, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। तो फैमिली कैसे डिसीजन लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम डेमोक्रेटिक फैमिली बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे को लगता है कि इमोशनल सेफ्टी थोड़ा सा देता है, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग भी बच्चों को सिखाता है। ये मेरा पॉइंट है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि डेमोक्रेटिक फैमिली कम्युनिकेशन से और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग से बनाई जा सकती है। और इसी के साथ आज की चर्चा से कुछ बातें बहुत स्पष्ट होकर सामने आई हैं कि समय बदल रहा है, रिश्तों के स्वरूप बदल रहे हैं, परिवार की संरचना भी बदल रही है, लेकिन हमारी कुछ मूल जरूरतें आज भी वैसी ही है जैसे हमेशा से थी। हमें आज की पीढ़ी को सिर्फ स्वतंत्रता हम चाहते हैं, लेकिन हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम रिश्ते भी चाहते हैं। हम ऐसे रिश्तों को चाहते हैं, ऐसे परिवार को चाहते हैं, बनाना चाहते हैं जिसमें समझ हो, संवाद हो, और सम्मान भी हो, और एक भावनात्मक सुरक्षा हो। इसीलिए शायद विवाह और परिवार को ये चर्चा करने के लिए भी हम इच्छुक हैं। और इस चर्चा से ये तो स्पष्ट हो गया है कि परिवार और विवाह का स्वरूप चाहे बदल जाए, पर इसकी आवश्यकता बिल्कुल समाप्त नहीं हुई है। इसकी आवश्यकता आज भी उतनी ही है। आज भी परिवार और विवाह ये एक बहुत स्थिर सोशल इंस्टीट्यूशन है,
और उसके स्वरूप बदलते जाएंगे और हमेशा से बदले हुए हैं। बदलाव आना भी कोई नई चीज नहीं है। परिवार हमेशा से डायनामिक इंस्टीट्यूशन रहा है, मैरिज हमेशा से डायनामिक इंस्टीट्यूशन रहा है। और ये जानना और ये समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि परिवार केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, पर संस्कारों का, अनुभवों का, जिम्मेदारियों का और पीढ़ियों की भी कंटिन्यूटी है। केवल लिनिएज की कंटिन्यूटी नहीं है, पर वैल्यूज की, हमारे केयर सिस्टम की, ह्यूमन कनेक्शन की ही कंटिन्यूटी है। इसीलिए भले ही आज विवाह को लेकर या परिवार इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ द वर्ड को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट हो, कभी करियर की वजह से, कभी इकोनॉमी की वजह से, कभी फियर ऑफ फेलियर ऑफ मैरिज की वजह से, और एक्सपेक्टेशंस में भी बहुत बदलाव आया है, लेकिन शायद समाधान रिश्तों से दूर जाने में नहीं है, बल्कि रिश्तों को और समझदार और संवेदनशील बनाने में है। और भविष्य का परिवार, भविष्य का आदर्श परिवार, जैसे हमारे साइंटिस्ट ने हमें बताया, शायद वही होगा जहाँ इंडिविजुअलिटी भी होगी और टुगेदरनेस भी, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर्ड होगी, जैसे कि कई पैनलिस्ट ने कहा, जहाँ जजमेंट कम होगी और संवाद अधिक होंगे, जहाँ साथ रहने का अर्थ केवल साथ एक घर में रहना नहीं होके, बल्कि एक दूसरे को समझना और सहारा देना होगा। और शायद अंत में परिवार की सबसे सुंदर परिभाषा यही है कि परिवार वो है जहाँ कंपेनियनशिप हो, कंपैशन हो और जीवन की कंटिन्यूटी का एहसास हो, वही परिवार है। इसी के साथ हम ये पैनल डिस्कशन समाप्त होता है। मैं सभी पैनलिस्ट और ऑडियंस का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि इस महत्वपूर्ण पैनल डिस्कशन का आप हिस्सा बने। धन्यवाद दिविता जी। देखिए, हम सभी ने बड़े जो ये चर्चा सुनी, इसको देखकर आया कि ये युवाओं के द्वारा, युवाओं के लिए और युवाओं का जो डिस्कशन हुआ, वो उन्होंने कितनी गहराई से और कैसे कैसे विषय को, कैसे बिंदुओं को उन्होंने छुआ और सार्थक संवाद हुआ कि एक संस्कारित परिवार और समाज निर्माण में उन्होंने स्वयं की भूमिका को भी रेखांकित किया। तो मैं सभी जो हमारी ये युवा पैनलिस्ट की पूरी टीम थी, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने बहुत स्वस्थ परिचर्चा की। और अंत में मैं अब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमुदिनी ताई को अनुरोध करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम का समारोह करें। धन्यवाद किरण जी। सभी को नमस्ते। धन्यवाद दिविता, शुभ, रश्मि, अथर्व और ऋतुजा। आप सभी का हृदय से अभिनंदन। आप सभी इस मंच पर पधारे। बदलती परिवार संकल्पना और युवा, इस परिचर्चा में आपने अपने विषय रखे। फैमिली में आए परिवर्तन, इसका बड़ा ही सुस्पष्ट चित्र आपने दिखाया। आपकी सारी बातें सही है। रिलेशनशिप, पेरेंटहुड, इमोशनल क्राइसिस, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर का बदलाव, आज स्त्री और पुरुष समानता की जो आपने बात की, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर आपने बहुत ही सुस्पष्ट प्रकाश डाला। यह निश्चित है दोस्तों, आप सभी को, आपके उम्र की युवा पीढ़ी को परिवर्तित स्थिति में फैमिली लाइफ के बारे में अनेक विचारों का, अनेक बदलावों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे समय के साथ स्थिति बदलना, 2 जनरेशन में विचारों का संघर्ष होना, यह बात नई नहीं है। ये दिविता जी ने अभी बहुत अच्छी तरह से बताया। मैं 100% उनसे सहमत हूं, क्योंकि परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। परिवर्तन की जड़ें सदा है जीवन के हर काल में। बदल जाता है पहनावा, पर रहता सत्व ही जाल में। विकसित होती है संस्कृति परिवर्तन के छांव तले, लेकिन नहीं चाहिए ऐसे परिवर्तन जो है मूल्यों के बदले। मूल्य छोड़कर हुए परिवर्तनों का भविष्य में स्वीकार नहीं होता। आज अनेक परिवर्तनों के बावजूद भी परिवार का महत्व और फैमिली वैल्यूज में परिवर्तन नहीं हुआ, ये भी आप सभी ने स्पष्ट किया। इसकी डिमांड एवं इसका महत्व आज भी इंटैक्ट है। आज जो परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, वे सही है या गलत, ये आने वाला समय बताएगा।
आज हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन परिवार यह हर व्यक्ति का बैकबोन है, सपोर्टिव सिस्टम है, यह सत्य है। परिवार में कॉम्प्रोमाइज, कोऑपरेशन और रिश्ता निभाने में हर व्यक्ति ने दिखाई हुई कंसिस्टेंसी, हर व्यक्ति में रहना, यह बहुत आवश्यक है। यह समय की मांग भी है और हमारी हर जरूरत वही पूरी होती है। अभी जैसे आपने कहा, भावनात्मक सुरक्षितता भी हमें परिवार में ही मिलती है। और भारतीय स्त्री शक्ति यह परिवार को एकक मानती है, समाज का मूलभूत घटक मानती है और हर पायदान पर स्त्री पुरुष समानता का पुरजोर समर्थन करती है। समाज में न पुरुष पीड़ित हो न स्त्री पीड़ित हो। महत्वपूर्ण यह भी है कि हम आज जिस मकाम पर पहुंचे हैं वहां तक पहुंचने में हमें अनगिनत लोगों की मदद मिली है। स्कूल हो, कॉलेज हो, टीचर्स हो, जाने अनजाने में अनेक, खासकर अपने फैमिली मेंबर्स का स्नेह और समर्पण हमारी ताकत बना, हमारी तरक्की में शामिल हुआ। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम स्वयं के विकास के साथ आने वाली पीढ़ी को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम भी सहयोग दें, समर्पण दें, तभी तो सृष्टि चक्र अबाधित रहेगा। इट्स अ नाइस चेन। बदलाव आते रहेंगे, उससे फ्रस्ट्रेट होकर उलझने के बजाय रिस्पॉन्सिबल बनने की तैयारी एवं वो क्षमता आ जाए तो कोई भी बदलाव या परिवर्तन फैमिली सिस्टम को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। आपसी आदर, परस्पर पूरकता, परस्पर अवलंबितता का स्वीकार फैमिली सिस्टम को मजबूत बनाएगा। आज की चर्चा इससे हमें ध्यान में आया है कि खासकर आपके जैसी युवा शक्ति जो होश के साथ अपना सक्सेस संभालती है, तो कोई भी फैमिली सिस्टम खतरे में नहीं है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, ये सारी श्रृंखला निश्चित मजबूत रहेगी। दोस्तों, आज हम सभी को बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए और आपने अपने गहरे विचार बड़ी ताकत से यहाँ प्रस्तुत किए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। वंस अगेन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।